So yesterday in the last topic we were talking about potential energy. तो हमने मैकेनिकल एनर्जी की दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात की थी और हमने डिस्कस की थी कि मैकेनिकल एनर्जी एक बॉडी में दो तरह से हो सकती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और कल हमारा जो लास्ट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। So the last topic was potential energy of a body. So potential energy क्या थी? The energy possessed by a body by virtue of its position or configuration. तो वो थी energy possessed by a body by virtue of its position or configuration. In some field, किसी फील्ड में, is known as potential energy of the body. तो टेकिंग एन एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया कि स्प्रिंग को अगर टाइटली बाउंड किया जाएगा तो क्या होता है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं और उसके अंदर हमें उसे टाइटली बाउंड करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है और वो वर्क उस स्प्रिंग में क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। जैसा कि पहले रिस्ट वॉचेज आया करती थी जिसमें सेल्स नहीं होते थे तो उनको चाबी देनी पड़ती थी। तो वी हैव टू वाइंड आवर वॉच, तो हम उसको वाइंड करते थे, मतलब उसमें चाबी देते थे तो उसके अंदर क्या होता था, स्प्रिंग लगा होता था तो हम चाबी देते तो स्प्रिंग टाइटली बाउंड हो जाता था और फिर वो धीरे धीरे अनबाउंड होता था। जो हमने वर्क किया होता था वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता था और वो पोटेंशियल एनर्जी उसको एक पोटेंशियल देती थी टू परफॉर्म सम वर्क और फिर वो स्प्रिंग अनबाउंड होता होता हैंड्स ऑफ द वॉच को मूव करता था और हमें टाइम बताता ना हो। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक ब्रॉड चीज हो गई। फर्दर पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। जो ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये हम आगे चल के 12th में इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो होगी एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पोटेंशियल ग्रेविटेशनल का मतलब वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड में एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया। ओके, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी possessed by the body by virtue of its position above the surface of the earth। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, जैसे अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है अर्थ हर बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींच रही है एंड दैट इज नोन एज ग्रेविटी। तो अगर हम किसी भी बॉडी को सरफेस से ऊपर उठाएंगे तो वी हैव टू परफॉर्म सम वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो वर्क हम करेंगे वो उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाए। तो इसका मतलब बॉडी की पोजीशन जो होगी वो डिसाइड करती है उसके अंदर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है ना? तो दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ work done in carrying the body
from surface of earth from surface of earth to its present position against the gravitational force of earth is stored in the body in the form of gravitational potential energy. तो अर्थ हर बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचती है विद ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मेरे को किसी बॉडी को ऊपर लेके जाना है तो मुझे इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा, और ये जो वर्क है ये बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। ओके, नाउ टेकिंग एन एग्जांपल, अगर हम देखा जाए तो हम कई जगह भी इस चीज का यूज करते हैं, जैसे हम वाटर्स को एट अ सर्टेन हाइट स्टोर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करते हैं, डैम्स बना के हम पानी को एक हाइट तक स्टोर करते हैं और फिर उस हाइट से उसको नीचे की ओर गिराते हैं। तो हाइट पे जाने पे पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो नीचे की ओर आता है उसकी वो पोटेंशियल एनर्जी वर्क की फॉर्म में हम यूज कर लेते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का यूज किया जाता है। सो ग्रेविटेशनल potential energy of water stored at great heights in dams is used to run turbines and produce electric energy at hydroelectric power station. तो हम पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर, एंड इट इज डिनोटेड बाय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय VH. That means gravitational potential energy is equal to VH and it is equal to mgh. So m is the mass of the body, g is the acceleration due to gravity, and h is the height at which the body is placed above the surface of earth. तो अर्थ से कि सरफेस से कितनी हाइट पे पड़ी है, कितना मास है उसका, और कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, तो mgh करके हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी निकाल सकते हैं। So this was the expression for gravitational potential energy. Now we will discuss about the potential energy of a spring. तो ऐसे ही जैसे पानी की बात की गई, स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, स्प्रिंग को वाउंड कर दोगे तो भी उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, और स्प्रिंग को अगर खींच दोगे मतलब कंप्रेस कर दोगे या स्ट्रेच कर दोगे तो भी स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन बदल गई है। बदलने के कारण उसके अंदर हमें काम करना पड़ा स्प्रिंग को खींचने के लिए, तो वो वर्क अगेन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग को कंप्रेस कर दोगे तब भी काम करना पड़ेगा, और वो काम फिर से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग
So what is the potential energy? So potential energy of a spring is the energy associated with the state of compression or expansion of an elastic spring. तो अजय है उसको स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो चाहे एक्सपैंड कर दो, दोनों केसेस में उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। नाउ देयर इज अनदर टर्म रिलेटेड टू दिस थिंग, जब हम खींचते हैं उसको या उसको कंप्रेस करते हैं तो एक टर्म आती है हमारे पास, रीस्टोरिंग फोर्स। होता क्या है, इलास्टिक स्प्रिंग बोला गया, इलास्टिक स्प्रिंग। इलास्टिक स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है इलास्टिसिटी। आगे चल के आप मटेरियल वाले चैप्टर में इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लिए मैं इलास्टिसिटी को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो इलास्टिसिटी, ये इलास्टिक स्प्रिंग है, इससे एक कंसेप्ट निकलता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसकी वजह से बॉडी अपनी नॉर्मल शेप रीगेन करने की कोशिश करती है। अगर हम स्प्रिंग को खींच देते हैं तो जब स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहता है। स्प्रिंग को जब दबा दिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, फोर्स हटा दी जाती है, फिर से स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन या ओरिजिनल शेप को रीगेन करना चाहता है। तो वो प्रॉपर्टी जिसके कारण बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करना चाहती है उसको इलास्टिसिटी कहा जाएगा। अब जब स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया जाएगा या स्प्रिंग को एक्सपेंड किया जाएगा तो उस केस में उसके पास एक रीस्टोरिंग फोर्स बन जाती है जो उसको दोबारा से अपनी शेप में लाने की कोशिश। अपने फोर्स लगाई, हमने फोर्स लगाई, उसको खींच दिया। जैसे हमने फोर्स खींचने की लगाई, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स बन गई, रीस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या चाहती है, ये चाहती है भाई आपने अगर इसको खींच दिया है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस से ओरिजिनल शेप में लाना चाहती है। अगर आपने फोर्स लगा के इसको दबा दिया है तो रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा से इसको ओरिजिनल शेप में मतलब उतना खोल देना चाहती है। तो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स से उल्टी लगती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, व्हेन when the spring when the spring is compressed or elongated, when the spring is compressed or elongated, it tends to recover to its length or original length on account of इलास्टिसिटी, क्योंकि इलास्टिसिटी ही वो प्रॉपर्टी है उसको जो ओरिजिनल शेप देना चाहती है। द फोर्स trying to bring back the spring to its original configuration is called restoring force, is called restoring force और स्प्रिंग फोर्स। तो अगर एक स्प्रिंग को डिफॉर्म कर दिया जाए, मतलब बेशक उसको एलोंगेट कर दिया जाए या कंप्रेस कर दिया जाए, तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स बन जाती है और वो रीस्टोरिंग फोर्स उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन करने की कोशिश करती है। नाउ फ्रॉम हुक्स लॉ, this restoring force
ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेच और कंप्रेशन। मतलब कि अगर आपने एलोंगेट किया तो कितना स्ट्रेच किया है या कितना कंप्रेस किया है आपने स्प्रिंग को। तो जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे या स्ट्रेच करोगे रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा बनेगी। सो दैट मीन्स दैट इम्प्लाइज माइनस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वेयर एक्स, एक्स क्या है, एक्स हमारी डिस्प्लेसमेंट है। सपोज करो आपका स्प्रिंग कुछ ऐसा दिखता है, ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग दोबारा बना देते हैं। सपोज करो ये हमारा स्प्रिंग, ये रहा, हमने इसको एलोंगेट कर दिया। तो एलोंगेट होके क्या होगा, इसकी ये जो बीच में स्पेसिंग होगी ये बढ़ जाएगी, ये लो। तो ये ओरिजिनल ये थी और अब ये एलोंगेट हो गया। तो अल्टीमेटली ये ओरिजिनल था एल और हमने इसकी लेंथ बढ़ाकर क्या कर दी L1। तो सपोज करो L1 माइनस एल जो है वो x है, मतलब दिस इज डिस्प्लेसमेंट और एलोंगेशन। इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो आप या आप एलोंगेशन कह सकते हो। तो जो आपके उस स्प्रिंग में कितनी रीस्टोरिंग फोर्स बनेगी वो डिपेंड करेगी कितनी डिस्प्लेसमेंट। और दिस माइनस एफ इज इक्वल टू k into x, where k is constant of the spring, where k is constant of the spring known as spring constant, known as a spring constant, and x is displacement. This negative sign, आप ये देख रहे हो नेगेटिव साइन है इसके अंदर, माइनस एफ है। तो माइनस एफ क्यों है, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट अगर जिस तरफ हो रही है रीस्टोरिंग फोर्स उससे उल्टी लग रही है। तो अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊं, हम इलांगेशन साफ दिखा देते हैं। एक एंड को हम पकड़ लेते हैं, तो एक एंड को स्टेशनरी कर लेते हैं हम। तो सपोज करो हमारा एक एंड ये स्टेशनरी है, ये रहा। अब हमने इसको फिर एलोंगेट कर दिया, तो एलोंगेट कर दिया तो ये ऐसा, ये ठीक हो गया। तो पहले लेंथ थी इतनी, ये रही। अब नई लेंथ बन गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एल। तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट वाज दिस, दिस इज एक्स। सो हमने डिस्प्लेसमेंट की राइट साइड पे, और रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ बनी होगी, रीस्टोरिंग फोर्स विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे होगी, स्ट्रेच के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ होगी, कंप्रेशन से ये ऑपोजिट साइड। सो दिस नेगेटिव साइन indicates that this negative sign indicates that the restoring force that the restoring force is directed towards the equilibrium position। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी थी, ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है ना। ओके, नाउ इफ x इज इक्वल टू 1, देन अगर ये x 1 हो जाए तो आपके पास f क्या आ जाता है, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया। और अगर x 1 हो गया तो माइनस के इंटू 1, दैट इज f इज इक्वल टू माइनस के। तो आपके पास क्या आ गया, f इज इक्वल माइनस के और माइनस f इज इक्वल टू के, कुछ मर्जी लिख दो आप, बोथ आर वन एट द सेम। दैट मीन्स इससे क्या पता लग गया कि स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स के इक्वल हो गया। दैट मीन्स
That means spring constant is numerically equal to the force required to produce unit displacement that can be extension, वो extension भी हो सकती है और compression भी हो सकती है in the spring. तो इसका मतलब जो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये एक स्प्रिंग के लिए क्या वैल्यू होती है, उस स्प्रिंग में यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब यूनिट एलोंगेशन या यूनिट कंप्रेशन पैदा करने के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड है वो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है. ओके, सो दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग. ओके, नाउ there are some other things about this spring constant is the value of this spring constant K depends on length of spring L, radius of the spring R, and nature of material of spring. तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है किस पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, स्प्रिंग का रेडियस कितना है, या नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग कैसा है. सो इफ वी वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन K एंड L, अगर हम K दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और L that is length of the spring, दोनों में अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो it comes out to be like this. That is spring constant is inversely proportional to the length. That means smaller the spring, greater will be the force constant या spring constant. तो spring constant को force constant भी कह देते हैं. So it implies smaller the length of spring, greater will be the force constant. And vice versa. और उल्टा भी, अगर लंबा होगा स्प्रिंग तो उसका फोर्स कांस्टेंट छोटा होगा, उसकी वैल्यू स्मॉलर होगी. तो अगर लेंथ स्मॉल है स्प्रिंग की तो फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी. अगर लेंथ ज्यादा है स्प्रिंग की तो फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी. एंड द ग्राफ इज शोन इन दिस फिगर. तो ये रहा हमारा ग्राफ. तो ये है हमारा ग्राफ. ओके, नाउ अगर हमने स्प्रिंग को, अभी ये हमने क्या किया, हमने क्या निकालना क्या था, हमने वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. तो भी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालते हैं. अभी हमने ये देखा कि अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो हमें वहां पर रीस्टोरिंग फोर्स बन जाएगी स्प्रिंग के अंदर, और उस रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होगी -kx. ये तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच किया, वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स बन गई. अब मेरे को और स्ट्रेच करना है स्प्रिंग को, तो मुझे इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली if we want to stretch the spring more, तो मैंने स्ट्रेच करना शुरू किया स्प्रिंग को, स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स बन गई. तो अभी मैंने और स्ट्रेच करना है तो मुझे इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा. सो लेट द स्प्रिंग बी displaced
further through a small distance dx, मानो हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, ये रहा, और मैंने x डिस्प्लेस कर दिया, और अब x के बाद मैंने थोड़ा सा और dx किया, तो मेरे को ये dx इससे करना पड़ेगा अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट मेरे को ये करना पड़ेगा। देयरफॉर वर्क डन, small amount of work has to be done, so therefore small amount of वर्क डन, तो छोटा सा मेरे को काम करना पड़ेगा, और वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, dw विच इज इक्वल टू माइनस एफ dx, क्योंकि फोर्स है माइनस एफ इंटू dx। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू के एक्स dx। सो के एक्स dx, नेगेटिव साइन को हम निग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेगेटिव साइन शो कर रहा था हमें कि भाई फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लग रही है। अभी हम डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग ही फोर्स लगा रहे हैं जो हमें खींचना है, तो अल्टीमेटली दैट विल बी पॉजिटिव, और अदरवाइज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केलर क्वांटिटी वर्क। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क की वैल्यू निकालते हैं। सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर मैं इसको जीरो डिस्प्लेसमेंट से एक्स डिस्प्लेसमेंट तक लेके जाना चाहता हूँ, तो मानो कोई एक्स, मतलब ये वाला कोई भी आर्बिट्रेरी एक्स है, मतलब आप पहले सपोज करो 2 सेंटीमीटर लेंथ है और आप उसको 10 सेंटीमीटर तक लेके जाना चाहते हो, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी 8 सेंटीमीटर की होगी। तो टोटल वर्क डन इन गिविंग द डिस्प्लेसमेंट, x to the body can be obtained by integrating above equation, from, और हम कह सकते हैं विद इन द लिमिट्स x इज इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, that is total work done, that is w is equal to integral of dw which is equal to integral of k x dx where x varies from 0 to x। ओके, तो हमारे पास k जो है वो तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। x dx का इंटीग्रल होता है बेटा x स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट्स आर 0 टू x। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x और फिर लोअर 0, ये आ जाएगा हाफ kx स्क्वायर। That is the work done, that is w is equal to half kx square। So this is the amount of work done to displace the spring through a displacement x। तो हमारे स्प्रिंग को x डिस्प्लेसमेंट देने के लिए हमें इतना काम करना पड़ा, और ये वाला काम जो है ये उस बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। एंड दिस वर्क डन is stored in the spring as potential energy of the spring। तो यही है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी। So this is the potential energy of the spring, that is half k x square। That means k is the spring constant और force constant of the spring, और x जो है वो आपने डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस किया उसको उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कि स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। Now regarding the potential energy of the spring, the following points should be clearly understood। Regarding the potential energy of the spring, the following points
should be clearly understood। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम अच्छे से हमें समझ लेना चाहिए। क्या पॉइंट्स हैं? सपोज करो आपने आपके पास एक स्प्रिंग है, देयर इज अ फ्लैट सरफेस, और इधर सरफेस पे आपके पास एक स्प्रिंग, ये रहा, और इस स्प्रिंग के साथ आपके पास एक बॉडी आपने रख दी है ए पोजीशन, ये रही ए पोजीशन। अब आप क्या करते हो इसके बाद, ये बिल्कुल, इसके बाद हमने क्या किया, हमने इस बॉडी को स्ट्रेच कर दिया, मतलब बाहर की ओर खींच दिया। जैसे हम ये सरफेस बना देते हैं, ये रहा, और हमने क्या किया, हमने ये स्ट्रेच कर दिया। ये बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी बी पोजीशन। ओके, तो हमने ये ए से बी पे इसको स्ट्रेच कर दिया। ये सपोज करो थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो हमने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया, ए से बी कर दिया। उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया, हमने इस बॉडी को खींचा, तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, और अब हमने छोड़ा तो इसके बाद एक रीस्टोरिंग फोर्स बन गई थी, यहाँ पे इधर रीस्टोरिंग फोर्स बन गई थी माइनस एफ, उसके कारण ये वापस चला गया। लेकिन जाते जाते जब ये ए पे पहुंचा, अब इस इधर पोटेंशियल एनर्जी बन गई बी पे, और जब हमने इसको छोड़ा तो वो पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, और ये ए पोजीशन में दोबारा पहुंच गया। लेकिन तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी सारी काइनेटिक में बदल गई, और ये रुक नहीं पाया ड्यू टू इनर्शिया, ये ओवरशूट कर गया और ये आगे की ओर चला गया, तो कंप्रेस हो गया। तो फिर ये स्प्रिंग का क्या बना, ये कंप्रेस हो गया। और ये यहाँ पे सी पोजीशन, तो इट कम्स टू सी पोजीशन। और फिर उसके बाद क्योंकि कंप्रेस हो गया, फिर से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और ये फिर से वापस चल गया, और ये ऑसिलेट करने लगा अराउंड पॉइंट ए। तो ये ए पोजीशन, तो ये चार फिगर्स बन गई, फिगर 1, 2, 3 एंड 4। तो वी हैव 4 फिगर्स। तो पहले सबसे पहला पॉइंट क्या नोट करने वाला है, इसमें देखो, ए इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ बॉडी इन अनस्ट्रेच्ड condition of spring, condition of spring. Okay, now let the body be pulled from A to B। तो हुआ क्या, ए बी कितना है, ए बी एक्स है, तो इसके कारण क्या होगा, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, अभी हमने इससे पहले निकाली, तो ये रही। तो हमने एक्स डिस्प्लेस किया, तो इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आ गई। नाउ if we leave the body at B after stretching, तो क्या होगा, इट विल मूव टूवर्ड्स ए, क्योंकि अभी इसके अंदर क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स होगी, तो इट विल मूव टूवर्ड्स ए। ओके, तो एंड एट ए एक्स विल बिकम जीरो, तो ये ए की तरफ जाएगी और एक्स जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या बन जाएगी, विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पे पहुंचते पहुंचते जब बी से स्ट्रेच किया, बी से छोड़ा, तो ए पे वापस पहुंच गई, यहाँ पे इधर फिर से इधर पहुंच गई होगी, और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते अब क्या हो गया था, इसकी सारी जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो हो गई, और दैट पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग is converted to kinetic energy at A, and that is why body will not stop at A and goes over to position C. And goes over to position C where AC is equal to minus x. तो ये AC है, ये माइनस एक्स, ये A है, तो AC माइनस एक्स। ओके, तो हमारा जो बॉडी है वो A पे रुकेगा नहीं, क्योंकि वो सारी पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई और वो ओवरशूट करके C पे पहुंच जाएगा। और C पे अब क्या होगा, एट C पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ K माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स होगी, विच इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस एक्स का स्क्वायर जो होगा एक्स स्क्वायर रहेगा, तो हाफ एक्स स्क्वायर 10। अब क्या हो जाएगा 10 at C kinetic energy of the body is converted to potential energy of the spring, and body will move towards A from C, and body, और फिर क्या हो जाएगा, फिर A पे फिर से काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी और फिर वो ओवरशूट कर जाएगी, एंड बॉडी विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, body will start vibrating simple harmonically about equilibrium position. ए, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास बॉडी जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, ए पोजीशन इसकी इक्विलिब्रियम हो जाएगी, कभी ये आगे जाएगी कभी ये पीछे जाएगी। तो इस तरह से टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी और मीन पोजीशन पे वो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो दिस वाज द केस व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग की हमारे पास वैल्यू आई थी हाफ kx स्क्वायर, ये रही हमारे पास। तो ये टोटल एनर्जी बन जाएगी उसकी, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल और मीन पे काइनेटिक। So this is it for today's lecture. Rest of the topics will be covered in the next lecture. Okay, thank you very much.